क्वेश्चन नंबर 61। ये जो क्वेश्चन नंबर 61 है उसमें हमको बोला है ट्रू एंगल ऑफ डिप 60 डिग्री और एपरेंट डिप इन ए प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। एपरेंट एंगल ऑफ डिप हमको फाइंड करना है। एक्चुअली में बच्चों ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इसमें पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन होता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ये हो गया आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। और एक प्लेन ऐसा जा रहा है जो मैग्नेटिक मेरिडियन से एंगल बना रहा है, जिसको अपन बोल सकते हैं एपरेंट मैग्नेटिक मेरिडियन। अब एंगल ऑफ डिप हम किसको बोलते हैं? तो हमको मालूम है ये जो वर्टिकल प्लेन है इसमें अर्थ की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से है, आई। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है H और ये वर्टिकल कंपोनेंट है V। ये जो न्यू प्लेन है उसमें जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी एपरेंट वो ऐसी होगी। ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस न्यू प्लेन का, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम होगा। अभी फिलहाल हम V डैश बोल देते हैं। अब चूंकि मैंने एक ही जगह पर सब बना दिया तो हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो, पर इस क्वेश्चन में हमको ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ में एंगल है ये गिवन है 30 डिग्री और जो ट्रू एंगल ऑफ डिप है वो गिवन है 60 डिग्री। अब आपका ट्रू एंगल ऑफ डिप के लिए हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हो गई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आई, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ये ट्रू एंगल ऑफ डिप है। जब हम यदि बोलते हैं देखो V इज इक्वल टू क्या होता है H tan थीटा। V वर्टिकल कंपोनेंट H हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और थीटा एंगल ऑफ डिप। लेकिन जो न्यू प्लेन है उसमें भी आप बात करोगे तो ये जाएगा V डैश इज इक्वल टू H डैश tan थीटा डैश। अब ये थीटा डैश एपरेंट एंगल ऑफ डिप है, लेकिन आपको दिख रहा है कि वर्टिकल एक्सिस इस पर तो ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट सेम हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे V इज इक्वल टू V डैश। यहां वैल्यू रखेंगे तो H tan थीटा इज इक्वल टू H डैश tan थीटा डैश। लेकिन यदि अब आप देखें तो H डैश को जब रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट कितना जाएगा H डैश का H के डायरेक्शन में, तो H इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप H डैश इज इक्वल टू H डैश इज इक्वल टू H को जब रिजॉल्व करेंगे H के डायरेक्शन में तो H डैश इज इक्वल टू क्या आएगा H cos 30, जिसको मैं 30 ना बोलकर 5 बोल रहा हूं तो ये 5 आएगा। मतलब हम H डैश की जगह वैल्यू रखें तो H tan थीटा इज इक्वल टू H डैश की जगह जाएगा H cos 5 इंटू tan थीटा डैश। ये H H कैंसिल और इस तरीके से आपको फॉर्मूला मिलता है tan थीटा डैश इज इक्वल टू ये tan थीटा डैश इज इक्वल टू cos 5 को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना जाएगा tan थीटा अपॉन cos 5। ये फॉर्मूला होता है, ये एक्चुअल एंगल ऑफ डिप है और ये है जैसे आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं ना ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल, वैसे ही ये भी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, लेकिन कौन सा एपरेंट एक नया प्लेन है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो एंगल बना रहा है उनके बीच का एंगल। तो हमको इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू हमको गिवन है 60 डिग्री और फाई की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री। यदि इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो tan थीटा डैश इज इक्वल टू ये जाएगा tan 60 डिवाइडेड बाय cos 5 मतलब cos 30।
तो ये हो जाएगा tan थीटा डैश इज इक्वल टू √3 और यहां हो जाएगा √3/2। ये √3 कैंसिल, तो थीटा डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो 2। तो इस तरीके से बच्चों ये एपरेंट एंगल ऑफ डिप की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 2। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बेटर है कि आप इस फॉर्मूले को याद करें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, डायरेक्ट कर सके। पर मैंने फिर भी आपको कोशिश की है समझाने की। यहाँ पर थीटा जो है वो एक्चुअल एंगल ऑफ डिप है और थीटा डैश जो है वो एपरेंट एंगल ऑफ डिप है और फाई जो है वो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड न्यू वर्टिकल प्लेन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 क्वेश्चन है, two magnets of equal masses are joined at right angles to each other as shown the magnet 1 has a magnetic moment 3 times that of magnet 2. This arrangement is pivoted so that it is free to rotate in the horizontal plane. In equilibrium, what angle will the magnet 1 subtend with the magnetic meridian? लेकिन इसका तो डायग्राम ही नहीं दिया है। 64 क्वेश्चन में जरूर दिख रहा है जो डायग्राम, उसी टाइप का दिख रहा है। चलिए ठीक है, अपन इसको सॉल्व करते हैं। यदि मान लीजिए ये मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट, दोनों को आपने ऐसे परपेंडिकुलर राइट एंगल पर फिक्स कर दिया, थ्रेड से पिवटेड कर दिया, लटका दिया। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, तो निश्चित रूप से इन दोनों मैग्नेट के ऊपर क्या लगेगा? टॉर्क। और इन टॉर्क के लगने की वजह से मान लीजिए दोनों कुछ एंगल बनाकर यहाँ पर इस तरीके से हो गए। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको टॉप व्यू है, ऊपर से दिखाने पर। यदि आप बोर्ड पर देखें तो ऐसा है, और मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये ऐसा एंगल बन गया। अब एक मैग्नेट यदि थीटा एंगल बनाएगा तो दूसरे का कितना होगा एंगल? 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से राइट एंगल पर है, 90 डिग्री पर है। इसका मतलब है कि दोनों पर टॉर्क तो लग ही रहे होंगे। जब किसी भी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, थीटा एंगल से रोटेट करते हैं, तो दोनों पर क्या लगते हैं? टॉर्क। यहाँ भी दोनों पर टॉर्क लग रहे होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के लग रहे होंगे और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो ये बैलेंस हो गए। तो अपन इसका मतलब क्या बोलेंगे? τ1 इज इक्वल टू τ2। व्हाट इज τ1? टॉर्क ऑन फर्स्ट मैग्नेट, τ2 टॉर्क ऑन सेकंड मैग्नेट। अब τ1 कितना होगा? m1 h sin थीटा, जबकि टॉर्क 2 m2 into h sin 90 माइनस थीटा। भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या है आपका? m b sin थीटा है ना, तो b की जगह h आ जाएगा। यहाँ पर m1 की वैल्यू हमको थ्राइस ऑफ m2 के वन है, h तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर sin थीटा हो गया, ये m2 हो गया, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो गया, m2 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। इसका मतलब जो फर्स्ट मैग्नेट है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से जो एंगल बन रहा है वो कितना होना चाहिए? tan इनवर्स 1/3।
तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 62 और इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, लेकिन मेरे पास जगह बोर्ड पर, हाँ चलिए बन गई, और थोड़ा सा घुमा देता हूँ उसको कैमरे को। तो ये 61 है, ये 61 आपको दिख रहा है। अब 63, क्वेश्चन नंबर 63, two magnets A and B are identical and these arrangements as shown in the figure. Their length is negligible in comparison to the separation between them. A magnetic needle is placed between the magnets at point P which get deflected to an angle theta under the influence of magnets. The ratio of distance d1 and d2. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 63। एक मैग्नेट ये हो गया, एक मैग्नेट ये हो गया, यहाँ निडल है और निडल का जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वर्टिकल के साथ में वो ऐसा है। इसका मतलब ये है कि जो नेट फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, इसका मतलब नेट फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में, और ये होना चाहिए थीटा। अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फर्स्ट मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के डायरेक्शन में होगी B1, और सेकंड मैग्नेट की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी। इसको B1 ना बोलकर आप BX भी बोल सकते हो, अलोंग एक्सिस, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना फर्स्ट मैग्नेट के लिए कहां पर है, नॉन पोजीशन पर है, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर। जब लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पर कोई पॉइंट होता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होती है, अलोंग एक्सिस। और सेकंड मैग्नेट के लिए यही पॉइंट देखो आप कहां पर है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसकी एक्सिस के पैरेलल होगी, जिसको अपन बोलते हैं BY। और ये BX और BY का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी तो मैग्नेटिक नीडल ऐसी बैलेंस हुई है। और थीटा क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल। तो अब फर्स्ट मैग्नेट की वजह से BX, तो Bx कितना होगा फर्स्ट मैग्नेट की वजह से, यहाँ पर ये डिस्टेंस शायद D1 है, ये फर्स्ट मैग्नेट ही है ना। क्वेश्चन नंबर 63 D1, ओके D1। तो Bx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों, डेफिनेटली आप क्या बोलोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m1 अपॉन D1 क्यूब। By की वैल्यू बोलो म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू m2 अपॉन D2 क्यूब, क्योंकि ये एनॉन पोजीशन पर है, लॉन्गिट्यूडनल पर, ये ऐसा होगा, ब्रॉड साइड के लिए हो गया। अब हमको यहां पर दिख रहा है By इज इक्वल टू B cos थीटा और Bx इज इक्वल टू B sin थीटा। कभी भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जिसके साथ एंगल बनाती है वो कंपोनेंट होता है रिजल्टेंट इनटू कॉस। सेकंड कंपोनेंट जो फर्स्ट कंपोनेंट का परपेंडिकुलर है जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा होता रिजल्टेंट इनटू साइन। यदि हम Bx अपॉन By कर दें तो क्या जाएगा, B कैंसिल जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा जाएगा tan थीटा। इसका मतलब Bx अपॉन By इज इक्वल टू tan थीटा। यदि आप Bx अपॉन By करते हैं तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा आपका 2m1 अपॉन D1 क्यूब और सेकंड में m2 अपॉन D2 क्यूब इज इक्वल टू ऑफ tan थीटा, ये बचेगा। ठीक है, हमको यहाँ क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड रेशियो ऑफ दिस D1 by D2।
और इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का क्या रूल है, टू मैग्नेट्स ए एंड बी आइडेंटिकल बोला है ना, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम हुआ तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों फिर तो आंसर आ गया, d1 d2 क्यूब न्यूमरेटर में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2/tan थीटा इज इक्वल टू d1 अपॉन d2 क्यूब। देखो ना ये डिनोमिनेटर में जाएगा, d2 कहां आएगा, न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो फिर राइट साइड पर d1 क्यूब न्यूमरेटर में पहुंचेगा, d2 क्यूब डिनोमिनेटर, और कुल मिलाकर जाएगा 2/tan थीटा। अब क्यूब रूट ले लो तो d1/d2 की वैल्यू जाएगी, कितनी आएगी, कितनी आएगी, 2 अपॉन tan थीटा पावर 1/3 इज इक्वल टू d1/d2। ये आंसर होना चाहिए। हाँ ठीक है ना, cot थीटा के फॉर्म में है तो 1/tan थीटा cot थीटा होता है, तो इसका मतलब 2 cot थीटा पावर 1/3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 63 और इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। अब आपके पास में बचा है नेक्स्ट क्वेश्चन 65 और 67। जो क्वेश्चन नंबर 55 है उसमें आप यदि देखें तो एक मैग्नेट ऐसा है और एक मैग्नेट ऐसा है ना, ग्लास ट्यूब के अंदर। तो हो ये रहा होगा कि यहाँ पर क्या लग रहा है, इन दोनों के बीच में निश्चित रूप से रिपल्सिव फोर्स। यदि अपन ये अपर मैग्नेट की बात करें तो ये डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा होगा और ये अपवर्ड फोर्स। अब ये जो लोअर वाला मैग्नेट है ये तो फ्लोर पर है तो ये तो कहीं जाएगा नहीं, लेकिन अपर मैग्नेट पर चूंकि फोर्स लग गया है, रिपल्सिव फोर्स, इसलिए वो अपवर्ड है, लेकिन जितना उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड है ना। अब सस्पेंडेड है, इसका मतलब जितना फोर्स अपवर्ड लग रहा है वो वेट के इक्वल लग रहा होगा, तो इसका मतलब F1 इज इक्वल टू mg। F1 क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसकी बात, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ mg। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मैग्नेट जो अपन को बोला गया है क्वेश्चन नंबर 65 में, उनमें वेट बोला है 50 ग्राम वेट और आइडेंटिकल बोला है, और डिस्टेंस बिटवीन पोल्स 3 mm है ना, ये कंडीशन दी गई है। तो यदि मैं वेट की बात करूं mg, तो ये हमको बोला 50 ग्राम वेट, तो 50 ग्राम वेट इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो 50 इंटू ग्राम मतलब 10⁻³ केजी वेट। और बच्चों ये 1 केजी वेट इज इक्वल टू होता है 10 न्यूटन, क्योंकि हमको एसआई सिस्टम में सॉल्व करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये हो गया 500, ये कैंसिल 0.5 न्यूटन इसका मतलब वेट है, ठीक है। आइडेंटिकल बोला गया है मतलब m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m बोला गया है, और पोल्स के बीच का सेपरेशन ये बोला गया है 3 mm, मतलब 3 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ वैल्यूज रख दो, तो आपको m शायद पोल स्ट्रेंथ फाइंड करना निकल आएगा इस फॉर्मूले में, म्यू 0/4 पाई 10⁻⁷ m इंटू m स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ स्क्वायर, और mg हो गया 0.5। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 0.5 इंटू 9 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁷। तो इसका मतलब m स्क्वायर इज इक्वल टू
10 to the power -6 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा 10 to the power -1, जो ऊपर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, जो इस 0.5 5 into 9 45 बचेगा। तो इसका मतलब n is equal to root over 45 49 होता तो 7 आ जाता, इसका मतलब 7 से थोड़ा सा कम आएगा, 6.64 एम्पियर मीटर, और ये होगा आपका आंसर। लास्ट आपका जो डाउट है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 66। यहां पर मुझसे मिस्टेक हुई कि कौन सा क्वेश्चन था, 65 था, 66 नहीं 66 नहीं 67 आपका डाउट है। एन आयरन रॉड ऑफ वॉल्यूम है ना 10 to the power -4 मीटर क्यूब and relative permeability thousand is placed inside an iron solenoid wound with 5 turns per centimeter. If current I is equal to 0.5 ampere is passed through the solenoid, then the magnetic moment of the rod, capital M. तो इस क्वेश्चन में सोलेनाइड बोला गया है बच्चों। जो सोलेनाइड होता है ना वो इस तरीके का सिस्टम रहता है। यदि आप लोगों ने देखा होगा रूम हीटर जो होते हैं उसमें पोर्सलिन की चीनी मिट्टी टाइप का रहता है, एक रॉड रहती है उस पर कॉइल बाउंडेड रहती है, बिल्कुल वैसा ही उसमें बैटरी से करंट जाएगा तो ऐसा होगा। अंदर जो है इनसाइड पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेट बनता है, और उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है N into I into A। N मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो कैपिटल M इज इक्वल टू, यदि हम इसको राइट हैंड साइड को टोटल जो सोलेनोइड की लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें तो N by L हो जाएगा, N by L into I into A into L। अब ये N by L क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि जो सोलेनोइड की फुल लेंथ है L, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N, तो यूनिट लेंथ कितने होंगे, डेफिनेटली N by L। N भी नंबर ऑफ टर्न्स है और ये भी नंबर ऑफ टर्न्स है, पर ये नंबर ऑफ टर्न्स किसमें है, फुल लेंथ में, और ये नंबर ऑफ टर्न्स किसमें है, पर यूनिट लेंथ। तो ये हो गया N by L, जो कि क्वेश्चन में वो गिवन है 5 टर्न्स पर सेंटीमीटर, 5 टर्न्स पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 to the power -2 मीटर हो गया। फिर करंट हमको 0.5 गिवन है, और एरिया इनटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम अपन को क्वेश्चन में 10 to the power -4 मीटर क्यूब गिवन है। इस पूरे को हमने सॉल्व किया तो आ रहा है 2.5 into 10 to the power -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, या 25 into 10 to the power -3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये जो मैग्नेटिक मोमेंट मैंने निकाला है ये किसमें है, एयर में, जबकि हमको बोला गया है किसमें रखा है, मीडियम में, तभी तो हमको परमेबिलिटी की वैल्यू दी है 1000। तो इसलिए यदि अपन मीडियम में मैग्नेटिक मोमेंट बताना चाहते हैं तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा, म्यू आर टाइम्स, तो जितना मैग्नेटिक मोमेंट आया उसका 1000 टाइम्स, है ना। तो जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25। डेफिनेटली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना चाहिए वो है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो ये बच्चों आप लोग के कंप्लीट डाउट्स जो आप लोगों ने मुझसे मैग्नेटिक, एक और पूछा है भाई, एक मुझे और दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 69 भी आपका डाउट है, क्योंकि मैंने नोट कर लिए थे तो मुझे यहाँ पर मार्किंग दिख रही है
29। चलो ये और बता देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 69। A magnet is suspended in a magnetic meridian with an untwisted wire. With untwisted wire, the upper end of wire is rotated through 180 degree to deflect the magnet by 30 degree from magnetic meridian. When this magnet is replaced by another magnet, the upper end of the wire is rotated through 270 degree to deflect the magnet 30 degree from magnetic meridian. The ratio of magnetic moments of magnet is, है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 69। देखो बच्चों, यदि ये मैग्नेट है, इसको आप वायर से, चलिए मैग्नेट नहीं ये पेन है, सिंपल, थोड़ी देर के लिए पेन मानिए, पेन है, पेन मानिए, इसको हमने वायर से लटकाया। अब पेन के ऊपर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं कर रही है, तो स्वाभाविक है कि आप वायर का अपर एंड पकड़ोगे और 30 डिग्री रोटेट करोगे तो पेन भी 30 डिग्री रोटेट हो जाएगा, राइट। तो पेन की जगह आप सोचो जरा मैग्नेट है, और वो भी मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन में, तो जैसे ही आप इसको रोटेट करते हो तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उसके ऊपर टॉर्क लगाती है ताकि ये रोटेट ना हो पाए और मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन में रहे। तो अर्थ अपना टॉर्क लगा रही है और आप रोटेट करने के लिए अपना टॉर्क लगा रहे हो। मैग्नेट बेचारा जो है प्रॉब्लम में आ गया, और आप 180 डिग्री रोटेट करते हो तो भी वो पूरा रोटेट नहीं कर पाता, क्योंकि उस पर अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ जो है वो अपना टॉर्क लगा रही, तो मात्र 30 डिग्री रोटेट हो पाता है। आपने जितना टॉर्क लगाया उससे वो मात्र कितना रोटेट हो पा रहा है, 30 डिग्री। सेकंड मैग्नेट लेते हो, उसको भी रोटेट करते हो, उसको आप ऊपर 270 डिग्री जब पूरा वायर को मरोड़ते हो, ट्विस्ट करते हो, तब जाकर ये 30 डिग्री तो रोटेट हो पाता है। इसका मतलब सेकंड मैग्नेट के ऊपर आपको ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ रहा है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो हो क्या रहा है बच्चों, इसका मतलब दोनों कंडीशन में अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेट्स को रोक रही है। अब क्या आपका जो, मान लीजिए 1 डिग्री वायर को आप ट्विस्ट करते हो, और उसको ट्विस्ट करने के लिए मान लीजिए आपको कितना टॉर्क लगाना पड़ता है, C। इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग रिजिडिटी। हर वायर के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो यदि आप 5 एंगल रोटेट करोगे तो कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, C इंटू 5। इसी वायर को यदि आप 1 डिग्री ट्विस्ट करना चाहते हो, रोटेट करना चाहते हो, तो मान लीजिए आपको कितना टॉर्क लगाना पड़ता है, C। तो यदि 5 एंगल आप ट्विस्ट करोगे तो कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, C इंटू 5। सिंस एंड देयरफॉर कर दिया हमने सिंपल। मतलब जो फर्स्ट मैग्नेट है उसको ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया इसके लिए, वायर के लिए टॉर्क का, C इंटू 5। यहां पर C जो कहलाता है उसको बोलते हैं ट्विस्टिंग रिजिडिटी। ट्विस्टिंग रिजिडिटी और 5 जो है वो रोटेशन। तो आप जरा देखिए, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट मैग्नेट के लिए इसका मतलब आपने कितनी ट्विस्टिंग रिजिडिटी है, C इंटू 5 मतलब 180 डिग्री। तो फर्स्ट मैग्नेट के ऊपर मैग्नेटिक मोमेंट M1 H sin 30। अर्थ जो अपना, आपने वायर को ट्विस्ट किया, आपने टॉर्क लगाया, अर्थ ने अपना टॉर्क लगाया, दोनों टॉर्क जब इक्वल हो जाएंगे तभी तो बैलेंस रहेगा। तो आपने टॉर्क लगाया C इंटू 5 और अर्थ ने कितना लगाया, M1 इंटू H इंटू साइन 30, क्योंकि वो 30 तो रोटेट हुआ है।
ये हो गया फर्स्ट मैग्नेट के लिए। सेकंड मैग्नेट के लिए देखो, तो सेकंड मैग्नेट को आपने रोटेट करने के लिए वायर को कितना ट्विस्ट की, कितना टॉर्क लगाया, C × phi2, और अर्थ ने कितना मैग्नेटिक टॉर्क लगाया, M2 × H × sin theta, सेकंड मैग्नेट पर। व्हाट इज M2? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सेकंड मैग्नेट। S तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और रोटेशन अभी भी 30 है। तो इस तरीके से बच्चों एक इक्वेशन ये बन रहा है, एक ये इक्वेशन बन रहा है। यदि दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा, C कैंसिल हो जाएगा, phi1/phi2 हो जाएगा, यहाँ पर M1/M2 हो जाएगा, बाकी तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें आप देखें तो आपका phi1 कितना था, 180 डिग्री, और ये कितना था, 270, इजिकल टू M1/M2। आप चाहो तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, आंसर तो जो आने वाला वो आने वाला है। तो रेडियन में भी कन्वर्ट करोगे तो 180 डिग्री को क्या बोलोगे, बोलो पाई, क्योंकि पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और है ना, सॉरी 2 पाई, पाई 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मुझे भी पता नहीं क्या अचानक से कुछ कंफ्यूजन हो रहा है भाई। पाई मतलब 180 डिग्री, पाई/2 मतलब 90 डिग्री, तो 270 मतलब कितना हो गया, 3 पाई/2, M1/M2। ठीक है ना, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, 90 डिग्री मतलब पाई/2। तो अब क्या हुआ, पाई कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला गया, तो 2/3 इज इक्वल टू M1/M2। तो आपका जो आंसर आना चाहिए इसका, वो तो मैच ही नहीं कर रहा है। कौन सा क्वेश्चन है, 69 का यहां आंसर आ रहा है 5/8। एक छोटी सी मिस्टेक हुई बच्चों, जिसके कारण आंसर नहीं आया। आप देखिए जो वायर है उसको आपने 180 डिग्री ट्विस्ट तो किया है, क्या वो मैग्नेट पूरा 180 डिग्री ट्विस्ट रोटेट हो गया क्या, नहीं, 30 डिग्री जो है कम। आपने वायर को जो था वो कितना ट्विस्ट किया एक्चुअली में, 180 डिग्री नहीं। यदि वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो आपने 180 डिग्री उसको ट्विस्ट किया था, लेकिन उसमें से मैग्नेट 30 डिग्री तो रोटेट हो गया। तो इसका मतलब वायर ऊपर से कितना ट्विस्ट हुआ है, 180 - 30। और सेकंड कंडीशन में जब आपने वायर को 270 मरोड़ा है तो मैग्नेट 30 डिग्री क्या हो गया, रोटेट हो गया। इसका मतलब वायर कितना ट्विस्ट हुआ है, 270 - 30। भाई आप किसी चीज को ऐसे लटका दे, और यदि वो पूरा का पूरा, मान लीजिए सपोज आपने रोटेट किया 180 डिग्री से, और वो पूरा 180 डिग्री रोटेट हो गया, तो वायर में कोई टॉर्क लगेगा क्या, नहीं लगेगा। आपने पकड़ कर रोक दी, वो भी हो गया। यदि 30 डिग्री हुआ तो केवल वायर ऊपर से कितना ट्विस्ट हुआ, इसका मतलब 180 - 30। ये अब मिस्टेक हुई है जिसके कारण हमको आंसर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो phi1 होना चाहिए एक्चुअली में, वो phi1 होना चाहिए 180 - 30 मतलब 150, और phi2 होना चाहिए एक्चुअली में, बात समझ रहे हैं ना बच्चों। यदि मैं इसमें इक्वेशन 1/2 करता हूं तो मुझे फॉर्मूला मिल गया इसमें, क्योंकि C कैंसिल हो गया, HH कैंसिल हो गया, तो मेरा यहां पर आना चाहिए, और sin 30, तो ये होना चाहिए phi1/phi2 इज इक्वल टू M1/M2। ये
अब इसमें से φ1 कितना है 180 माइनस 30 और ये कितना है 270 माइनस 30 इज इक्वल टू ऑफ m1 बाय m2। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? वायर की ट्विस्टिंग जो हुई है वो कितना उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है 180 माइनस 30 150 और 270 है 240 m1 बाय m2। तो 150 तो आपको पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। तो यहां पर होना चाहिए इसका मतलब 150 इंटू पाई बाय 180 और यहां पर होना चाहिए 240 इंटू पाई बाय 180 m1 बाय m2। कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया 15 बाय 24 5 बाय 8 5 बाय 8 ये जो है आपका आंसर करेक्ट है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर है। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आंसर नहीं आ रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग के सारे डाउट्स कंप्लीट अपन यहाँ पर इसको फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।